नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मोदी सरकार एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के तहत पेंशन का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रही है। क्या 15,000 की सैलरी कैप वाला नियम बदलने वाला है? इसकी करेंगे पड़ताल। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। धन्यवाद विशाल। देश में तेजी से तनख्वाहें तो बढ़ रही हैं, लेकिन पेंशन की सिक्योरिटी अभी भी 15,000 रुपए की पुरानी दीवार से टकरा रही है। लेकिन अब सरकार ने पहली बार माना है कि इस कैपिंग की वजह से लाखों कर्मचारी जो अच्छी कमाई करते दिखते हैं, असल में उम्र ढलने पर बिना किसी पेंशन के सहारे रह जाते हैं। क्या है सरकार की प्लानिंग? इसको आज के मनी सेंट्रल में डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की माली हालत की। भारत में कई छोटे MFIs मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। इन छोटी कंपनियों ने गरीब और छोटे व्यवसाय करने वालों को छोटे छोटे लोन दिए, लेकिन अब इनमें से कई कंपनियां अपने बैंकों का पैसा ही समय पर नहीं लौटा पा रही, यानी वे खुद ही डिफॉल्ट कर रही हैं। क्यों डिफॉल्ट हो रहा है, क्या क्या फैक्टर्स हैं, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। और अंतिम में चर्चा करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में आए एक दिलचस्प मोड़ की। यहाँ हर कोई महंगाई से राहत जो है महसूस कर रहा है, वहीं RBI की महंगाई की जो भविष्यवाणियाँ हैं वो लगातार गलत साबित हो रही हैं। क्यों हो रहा है ऐसा, एकदम इसको भी आसान भाषा में डिकोड करने की कोशिश करें। तो चलिए बिना देर किए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। फाइनेंशियल सर्विसेज डिपार्टमेंट के सचिव M नागराजू ने प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के पेंशन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये बहुत बुरा है कि कुछ लोग, खासकर जो है निजी क्षेत्र में, यानी जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले हैं, जो 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक कमाते हैं, उनके पास कोई पेंशन कवर नहीं है और वे उम्र बढ़ने के साथ बच्चों पर निर्भर हो जाते हैं। असल में नागराजू ने बताया कि जो लोग 15,000 रुपये प्रति माह से कम कमाते हैं, उनके लिए EPF प्रणाली में रजिस्ट्रेशन जो है अनिवार्य है, लेकिन 15,000 रुपये से अधिक कमाने वालों के लिए ये जो है अनिवार्यता वाली जो बात है वो एकदम नहीं। सर, क्या यही वो फैक्टर है जिस वजह से जो है रार देखने को मिल रहा है, और क्या है ये पूरी खबर? क्या सोशल सिक्योरिटी नेट को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, बिल्कुल। निजी सेक्टर के कर्मचारियों के लिए जो सोशल सिक्योरिटी है उसमें एक नियम ये था कि 15,000 रुपये से कम जिनकी बेसिक सैलरी है उनको ही जो पक्की पेंशन है या EPS के जरिए पेंशन और EPF में उनका अनिवार्य तौर पर जुड़ना वो माना गया था नियम। अब उसको सरकार जो DFS सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा है कि इस जो नियम है 15,000 रुपये की सैलरी वाला, इस नियम को बदलने की, इसके पुनर्विचार करने की इसको ज़रूरत है। और ये बहुत वाजिब चीज़ है विशाल कि जी। जब लोगों की तनख्वाहें बढ़ी हैं, आप समझिए कि अगर 2000 से लेकर अगर 2025 को देखेंगे तो लोगों की इनकम बढ़ी है। पूरा देश एक पड़ाव से एक दूसरे मुकाम पे आ गया है, चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था शामिल हो गया है भारत। लेकिन हम चाहे पेंशन हो, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की बात कर रहा हूँ, या फिर उनकी प्रोविडेंट फंड हो, उसमें एक हमने बैरियर लगा कर रखा है कि 15,000 रुपये से अगर आपकी कम सैलरी है तभी आपको ये लाभ सुनिश्चित हो पाएंगे। उसके ऊपर का मतलब ये है कि आप फिर अपना इंतजाम खुद कीजिए। तो ये एक व्यवस्था ऐसी थी जिसको कि और लंबे वक्त से इसकी मांग चल रही थी। EPS 95 में भी मांग चल रही थी साहब, जो जिनकी सैलरी 15,000 रुपये से ज़्यादा है उनको भी ज़्यादा पेंशन का या पक्की पेंशन का फ़ायदा मिलना चाहिए। अब सरकार के सचिव इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्दी यहाँ पे ये फैसला भी होगा, और फैसला इस चीज़ का भी होगा कि जो 1,500 रुपये की जो 1,000 रुपये की जो पेंशन का पक्की पेंशन की बात है, मिनिमम पेंशन है, उसको भी बढ़ाया जाए। 2,500 रुपये करने की बात थी। फिर अलग अलग तरह के टारगेट उसमें दिए गए, लेकिन सरकार को यहाँ पे भी एक बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। नहीं सर, आपने EPS 95 की जो न्यूनतम पेंशन वाली बात जो उठा दी सर, उसको लेकर सर करंट खबर ये थी कि बजट में शायद जो है इसकी घोषणा हो सकती है, बड़ा फैसला लिया जा सकता है। ET की रिपोर्ट थी, उसमें मैंने पढ़ा था, उसमें कहा गया था कि इस बार के बजट में जो है मिडिल क्लास को बड़ी राहत देने की कोशिश की जा सकती है। उसी के लिए उस जो लिमिट है 1,000 से उसको जो है 7,500 तक किया जा सकता है, जिससे यानी कि 750% की जो बढ़ोतरी है वो हो सकती है। देखिए, उसमें मसला ये है कि सरकार 7,500 करती है, क्योंकि अलग अलग जो नंबर्स हैं वो आ रहे हैं कि कोई अनुमान आता है या रिपोर्ट आती है जिसमें कहा जाता है कि 1,500 रुपये कर सकती है, कभी 2,500 रुपये की बात आती है, फिर 7,500 रुपये की बात आती है। लेकिन आप ये समझ कर चलिए कि 7,500 रुपये या 8,000 रुपये से कम पर चीज़ों का हो पाना बहुत मुश्किल है। कम से कम इतनी पेंशन किसी भी
जो निजी क्षेत्र का कर्मचारी है उसको भी कम से कम 8-10 हज़ार रुपये की पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में जो नौकरी शुरू कर रहे हैं या 5-7-10 साल पहले जिन्होंने की, वो जब रिटायर होंगे तब इन्फ्लेशन क्या होगा, तब रुपए की वैल्यूएशन क्या होगी, उसको अगर आप देखेंगे तो 1,000-1,500 रुपये या 2,500 रुपये बिल्कुल ऊँट के मुंह में जीरे के समान होंगे। सर आपने ठीक बात, इस बात को छेड़ा है। मैंने कर्मचारी संगठन के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी मैंने बात की थी। उन्होंने भी ये कहा कि इसको, उन्होंने तो मुझे ही डांट दिया। उन्होंने कहा कि आप इसको पेंशन मत कहिए विशाल जी, क्योंकि ये क्या ही है। आप तो सर 8वें वेतन आयोग वाला जो मामला है, सैलरी पेंशन वाला मामला है, और उसमें भी कहा जा रहा है कि अब तो भाई यूपीएस के तहत जो मिल रहा है कि 10,000 तो मिनिमम पेंशन की बात कही जा रही है। बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि आप 7,500 भी अगर आप पेंशन दे रहे हैं तो क्या ही दे रहे हो। तो उन्होंने तो मिनिमम कहा कि 30 से 35,000 रुपये जो है वो मिनिमम पेंशन होना चाहिए। हालांकि अभी जबकि एम्प्लॉयज़ की भी जो सैलरी का एक हिस्सा आपकी इस पेंशन स्कीम में जाता है, तो कुछ सरकार का भी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन सरकार को यहाँ पे भी अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। एक एस्पिरेशनल मिडिल क्लास है, उसकी ज़रूरतें हैं। जब सरकार 8वें वेतन आयोग की बात करती है, सरकार यूपीएस या पुरानी पेंशन को लेकर आने की बातें जब होती हैं, उसको लेके सरकार ने आयोग पूरा बनाया, बाकी चीज़ें चल रही हैं। अलग अलग अनुमानों में ये बताया जाता है कि सैलरी 3 गुना बढ़ जाएगी सरकारी कर्मचारियों की। तो आपको फिर जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं वहाँ पर भी कुछ न कुछ प्रावधान करने चाहिए, और क्योंकि 7-8 करोड़ लोग जो ईपीएफ के मेंबर हैं, कम से कम उनके लिए एक ये बड़ी राहत की बात होगी। और जब मैंने लाइव किया है सर, या पैकेज किया है 8वें वेतन आयोग को लेकर, सैलरी पेंशन डीए को लेकर, उसमें एक तबका ऐसा भी रहा है जिसने ये बातें लिखी हैं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए तो बात होती है सर, उनके सैलरी को कहा जाता है कि 2 गुना बढ़ाया जाए, 3 गुना बढ़ाया जाए, राजकोषीय घाटे वाली बात होती है। लेकिन व्हाट अबाउट 1 करोड़ जो है, 1.5 करोड़ हैं, या जो राज्यों वाले भी कर्मचारियों को जोड़ लें तो ये आंकड़ा हालांकि 2-3 करोड़ 5 करोड़ के आसपास ही बैठेगा। लेकिन व्हाट अबाउट द अदर्स, जो उनकी संख्या ज़्यादा है, जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, उनके पेंशन की भी बात होनी चाहिए। उनको आप टरका देते हैं कि 1,000। मनी सेंट्रल में सबसे ज़्यादा इस मामले की पड़ताल करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आप, या जो राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए आप तरह तरह की व्यवस्थाएं, सहूलियतें, इलाज, इस तरह की चीज़ें देते हैं। इसी की तर्ज पर आपको आखिर निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी व्यवस्थाएं करनी होंगी। राष्ट्र निर्माण में या नेशन बिल्डिंग में क्या उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है? ये नहीं कह सकते कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का या सरकारी कर्मचारियों का योगदान है। प्राइवेट सेक्टर भी एक उतना ही मजबूत पिलर है, उसमें काम करने वाले लोगों की भी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित सरकार को करने की कोशिश करनी होगी। जी, अब चलिए सर, इसी से जुड़ा हुआ एक अगला खबर है, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कहा जा रहा है सर कि ईपीएफओ ने ईपीएस 95 पेंशनर्स के बकाए यानी एरियर्स जो है वो देने का फैसला लिया है, और कहा जा रहा है कि ये पैसा सबको एक साथ नहीं मिलेगा प्रवीण सर, बिल्कुल किस्तों में चरणबद्ध तरीके से है जो पैसा रिलीज़ किया जाएगा। ये भी एक बड़ी खबर है पेंशनर्स को लेकर सर, इस पर भी हम आपसे जो है टिप्पणी चाहते हैं, कैसे देख रहे हैं इस अपडेट को? बिल्कुल, ये जो ड्यूज़ हैं पुराने, उनको रिलीज़ करना शुरू किया है सरकार ने, और इसके लिए शुरुआत हो गई है। जो ईपीएस 95 के तहत ज़्यादा पेंशन का जो मामला था, वहाँ पे अब जो बकाया है रकम, उसको एरियर सहित उसको भुगतान शुरू कर दिया है। तो ये एक जो निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कम से कम ये एक अच्छी खबर अभी यहाँ पे दिखाई दे रही है विशाल जी। तो जिन पेंशनर्स का आधार जो है यूएन से लिंक्ड है, बैंक अकाउंट, केवाईसी पूरी तरह से अपडेट है, उन्हें पैसा तो है पहले से मिल ही रहा है। लेकिन व्हाट शुड बी द डूज एंड डोंट्स की जो मैं बात करता रहता हूँ हमेशा, वो भी एक मैं आपको एडिशनल जानकारी दे देता हूँ। देखिए, आपको क्या करना चाहिए ये भी जान लीजिए। अपने यूएन, बैंक अकाउंट, आधार की जानकारी जो है ईपीएफओ पोर्टल पर आप जो है वो चेक कर लीजिए। फिर पेंशन का स्टेटस जो है नियमित रूप से आप देखते रहिए, ताकि आपका जो पेमेंट है वो ना मिस हो। अगर कोई जानकारी आपको लग रही है कि गलत है तो तुरंत अपने ईपीएफओ ऑफिस या एम्प्लॉयर से आप इस चीज़ को अपडेट करवाइए। तो ये है ताज़ा तरीन अपडेट ईपीएफओ मेंबर्स को लेकर। 8 करोड़ जो मेंबर्स हैं उनके लेकर जो है अपडेट था सर। पूरी खबर हम लोगों ने कंपाइल करके आपको देने की कोशिश की। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत के माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में संकट जो है गहराता जा रहा है। छोटे एमएफआईज जो हैं एक के बाद एक जो है लड़खड़ा रहे हैं। फंड की कमी, पुअर एसेट क्वालिटी और पुराने खराब लोन की वजह से कई कंपनियां जो हैं अपने बैंकों का पैसा समय पर नहीं लौटा पा रही। प्रवीण सर, क्या है ये पूरा मामला? इससे क्या खतरा है इकोनॉमी को फ्रंट पर लेकर, मैं आपसे जो है जरा समझना चाहता हूँ।
नहीं, देखिए माइक्रो फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो पिछले लगभग आप समझिए कि 1.5 साल से ज़्यादा वक्त हो गया जब से माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एक बड़ी मुसीबत में, स्ट्रेस से गुजर रहे हैं देश भर के। और अब उसमें जो नई कड़ी जो अब आ रही है सामने, वो ये है कि जो छोटे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उनके सामने मुश्किलें और बड़ी हैं। एक तो सबसे बड़ा संकट ये है कि स्ट्रेस उनके ऊपर इस बात का है कि जो लोन बांटे हैं वहाँ से रिकवरी नहीं हो पा रही, डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, एनपीएस हो रहे हैं। दूसरी दिक्कत यह है कि इन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का जो कैपिटल बेस है वो दरअसल कमज़ोर पड़ा है, उनके पास पूंजी की कमी है, फंड की कमी, आपका फंड की कमी है। बैंकों से या दूसरे जो एनबीएफसीज हैं उनसे इनको पैसा या कर्ज मिलना मुश्किल हो रहा है। क्यों, इसके पीछे क्या वजह है सर? इसके पीछे बड़ी वजह एक तो देखिए सख्त रेगुलेशन है, दूसरा इन लोगों ने जो कर्ज बांटी है उसको लेकर भी सवाल है। वहाँ से रिकवरी का भी होना मुश्किल है, बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं और वो पूरा का पूरा एक रिस्क में या जोखिम में मामला दिख रहा है। इसलिए पूरे के पूरे जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का पूरा सेक्टर है उसी में दरअसल फंडिंग का अभाव है, और ख़ास तौर पे जो छोटे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए ये आफत और बड़ी होती हुई कुछ नाम भी सामने आ रहे हैं सर कि किन एमएफआईज पर सबसे ज़्यादा जो असर देखने को मिल रहा है, तो वो है वीएफएस कैपिटल, बिल्कुल, फिर नवचेतना माइक्रो फाइनेंस, अर्थ फाइनेंस। तो कहा जा रहा है कि जैसी जो छोटी कंपनियां हैं वो बहुत बुरी तरह फंस चुकी हैं। वीएफएस कैपिटल तो अपना जो ड्यूज़ को जो चुकाने की उनकी तारीख थी उसको मिस कर चुकी है। 82 करोड़ के ओवर ड्यूज़ हैं वीएफएस कैपिटल पे। 183 करोड़ रुपए के कुल 5 बैंकों के या 5 लेंडर्स के जो है इन पर बकाया हैं। तो अब इन जो छोटे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं इन्होंने डिफ़ॉल्ट करना दरअसल शुरू कर दिया, और ये फिर एक ख़राब साइकिल हम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, जिनमें जिनकी कैपिटल जिनके पास कम है, ऐसे छोटे माइक्रो एसेट क्वालिटी को भी लेकर भी सवाल है सर। कहा जा रहा है कि बहुत पुअर एसेट क्वालिटी है। जिन लोगों को लोन दिया गया है उनमें से काफ़ी लोग जो है समय पर ही पैसा नहीं लौटा पा रहे, तो इनके पास जो कैश का जो क्रंच है वो देखने को मिल रहा है। तो ये सबसे बड़ी जो समस्या है जिसके कारण कहा जा रहा है कि ये लोग जो है डिफ़ॉल्ट करते हुए दिख रहे हैं। अब सर ये तो बात हो गई खबर की, अब इसका इस जो खतरा देखने को मिल रहा है सर, इसका इम्पैक्ट जो है इकोनॉमी पर क्या होगा सर, ये हम समझना चाहेंगे आपसे, द बिगर पिक्चर। इकोनॉमी के लिए देखिए, और हमने कुछ दिन पहले ही इस एमएफआईज को लेकर स्टोरी भी की थी मनी सेंट्रल में। बिल्कुल, हमने तब भी इसको लेके माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को लेके चर्चा की थी, जिसमें आरबीआई के डिप्टी गवर्नर ने इनको लेके कहा था कि एक ब्रिज हैं ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो कि देश की इकोनॉमी में बड़ा योगदान देते हैं। लेकिन अब आप समझिए कि और उसकी वजह यह है कि जो अनबैंक्ड हैं लोग, ऐसे लोग जिनकी बैंकिंग सर्विस तक पहुंच रही है, उन लोगों को ये फाइनेंस जो है या बैंकिंग सर्विसेज या कर्जा मुहैया कराते हैं। अब उन लोगों को कर्ज मिलने में मुश्किल होगी, और इसमें असल में एक ही पक्ष जिम्मेदार भी नहीं है विशाल जी। जिस तरह के हथकंडे अपनाए गए पिछले कुछ वक्त में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के द्वारा भी, उसने भी सरकारों को, रेगुलेटर्स को इनके खिलाफ सख्ती का एक माहौल बना। आप कर्नाटक का अगर उदाहरण देख लीजिए, पिछले साल की बात है, कर्नाटक में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को लेके बड़ी एक गहमा गहमी का माहौल रहा। सरकार एक अध्यादेश तक लाने की कगार पर पहुंच गई थी वहाँ इनकी गतिविधियों को लिमिट करने के लिए। कहा यह गया था कि आप अगर जबरन वसूली के हथकंडे अपनाते हैं तो इनके खिलाफ तुरंत एफआईआर की जाए। इस तरह के आदेश सरकार की तरफ से दिए गए थे। तो ऊंचे जो ब्याज पर कर्ज देना, वहाँ से फिर जिन लोगों को ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है पैसे की, जिसके पास कोई रास्ता नहीं है, डेस्परेट लोग हैं, वो यहाँ से कर्ज ऊंचे ब्याज पे ले लेते हैं, और उसके बाद उनको चुकाने का उसके में रीपेइंग कैपेसिटी होती नहीं, तो वो चुका नहीं पाते हैं। और इस तरह से जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पे फिर डिफ़ॉल्ट्स या जो एसेट क्वालिटी की बात है वो फिर क्रिएट हो जाती है। लेकिन प्रवीण सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि जो जबरन वसूली तक की बात जो आ जाती है, उससे पहले के भी तो कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं। जैसे जब आप लोन बांट रहे हो उसी समय थोड़ा सा आप क्यूसी कर लीजिए, चेक एंड बैलेंस और थोड़ा मजबूत कर लीजिए, उन्हीं को लोन दीजिए जहाँ से आपको लग रहा है कि कुछ जो है गारंटीड हो, वापसी आने का कुछ गुंजाइश हो। मुझे लगता है कि बहुत ऊँचे ब्याज पे कर्ज बांटने के जरिए
माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस या एक जो आम सोच है वो इस तरह की मुझे समझ में जो आती है कि आपने 10 लोगों को कर्जा बांटा, 10 बेहद रिस्की लोगों को आपने लोन दिया। अब आप ये अंदाज़ा लगाकर चल रहे हैं कि 10 में से 6 या 7 लोगों का पैसा मुझे 40-45% के इंटरेस्ट रेट पर वापस मिल जाएगा। इसका मतलब ये 3 लोगों का अगर डूब भी गया तो मुझे यहाँ पे पूरा का पूरा न केवल कंपनसेट हो जाएगा बल्कि मोटी कमाई भी हो जाएगी। तो संभवतः इस विचारधारा पे काम अगर आप करते हैं तो वहाँ पे फिर जब अगर गणित गड़बड़ाते हैं तो फिर आपका पूरा का पूरा ये धंधा जो है वो मुश्किल में पड़ जाता है। और मुझे लगता है ऐसे ही हालात पैदा यहाँ पे जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियाँ हैं उनके लिए हुए हैं। चलिए सर, तो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड पर भी चर्चा कर लेते हैं। कहा जा रहा है सर कि सरकार या आरबीआई जो है किसी गारंटी स्कीम के जरिए जो है मदद दे सकती है, स्टिमुलस पैकेज टाइप का कुछ घोषणा हो सकती है सर, या कुछ एमएफआईज की जो है रीस्ट्रक्चरिंग की भी बात कही जा रही है सर कि जो कर्ज का जो पुनर्गठन है वो किया जा सकता है। छोटी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को बड़ी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों में मर्ज करने की भी बात आ रही थी, स्मॉल फाइनेंस बैंकों के साथ मर्जर की बात आ रही थी। तो स्टेप सरकार को और आरबीआई को यहाँ पे जाहिर तौर पे देखने पड़ेंगे। और ये जरूरी भी है सर, क्योंकि जिस एमएसएमई सेक्टर को जो लोन दिया जाता है सर, बेस्ट वे क्या है, बेस्ट तरीका ये है कि जिनकी बैंकिंग सर्विसेज तक पहुंच नहीं है उनको आप बैंकिंग सर्विसेज तक पहुंच बनवाएं, फाइनेंशियल लोगों को। हाँ, फाइनेंशियल इंक्लूजन जरूरी। जब आप अगर करोड़ों लोगों के जनधन खाते खोल सकते हैं तो उन्हीं लोगों को तो आखिर लोन चाहिए। उन लोगों को आप उन्हीं बैंकों के जरिए, जिन बैंकों में खाते खुले हैं उनके जरिए, या जिसको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कहा जाता है, उनको लोन की व्यवस्था करा सकते हैं। लोन का अमाउंट कितना है? 5,000, 10,000, 20,000। तो बैंक अपने लेवल पर ड्यू डिलीजेंस करके अगर ऐसा किया जाता है तो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की उनके जरिए होने वाले जो ऊंचे ब्याज या सूदखोरी किस्म के जो हथकंडे और बाकी की चीज़ें चलती हैं उस सब पर लगाम लगाई जा सकती है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। भारत में महंगाई धीरे धीरे शांत हो रही है, लेकिन आरबीआई की भविष्यवाणियां जो हैं वो गलत साबित हो रही है। आरबीआई ने सोचा कि महंगाई जो है ज़्यादा रहेगी, लेकिन असल में महंगाई उससे काफ़ी कम निकली। पहली तिमाही में तो अनुमान और असली महंगाई के बीच लगभग जो है 0.7% का बड़ा फर्क था, जो पिछले 6 साल में सबसे बड़ा मिस है। ऐसा क्यों हुआ? प्लीज़ प्रवीण सर, हम आपसे समझना चाहते हैं कि ये तो भाई फोरकास्ट ही आपका गलत हो जा रहा है भाई। नहीं, आरबीआई के असल में देखिए पिछले कुछ वक्त में आरबीआई की जितनी मॉनेटरी पॉलिसीज़ आई हैं, ख़ासतौर पे आप पिछले साल दिसंबर से देख लीजिए, दिसंबर से जब आरबीआई पर इस बात का दबाव था कि आप रेट कट कीजिए और रिजर्व बैंक ने रेट कट नहीं किया। गवर्नर शक्तिकांत दास की वो लास्ट गवर्नर साहब की एंट्री, हाँ, लास्ट जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी बैठक थी। उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो आरबीआई के न केवल इन्फ्लेशन के नंबर बल्कि और फोरकास्ट, बल्कि ग्रोथ के भी फोरकास्ट, आप देखिए बार बार आरबीआई ने अनुमान दिया 6.5% और हम लोग ग्रोथ का नंबर आया 7.5% या 7.8%। क्यों ऐसा हो रहा है सर? इसका मतलब ये है कि आरबीआई जिस तरह से फोरकास्ट करने के जो मॉडल तैयार हो रहे हैं या जिस मॉडल पे आरबीआई काम कर रहा है, या आरबीआई इतना कंजर्वेटिव रुख लेकर चल रहा है महंगाई को लेके, क्योंकि इससे पहले लगातार महंगाई ऊंचे लेवल पर बनी रही और इतने ऊंचे लेवल पर बनी रही कि आरबीआई के पास ये स्कोप नहीं रहा कि वो रेट कट का कोई फैसला कर पाए। जो आप प्राइस बैंड की बात कर रहे हैं उसके बीच ना, बिल्कुल 2 ± 4% के आसपास, बिल्कुल। तो आपकी 6%, 6.21% के लेवल तक महंगाई गई, आपको अगर याद हो। तो वहाँ पे महंगाई के जब डेटा बहुत ऊंचे रहे तो आरबीआई ने फिर कंजर्वेटिव रुख अपनाते हुए बहुत क्योंकि दिसंबर में रिजर्व बैंक पर बहुत प्रेशर था कि वो रेट कट करे, लेकिन रेट कट नहीं हुआ। फिर फरवरी में जब संजय मल्होत्रा आए तब उन्होंने पहला एक रेट कट 25 बीपीएस का किया, लेकिन आरबीआई के सामने इस बात का जोखिम था कि कहीं महंगाई बढ़ी तो फिर ये पूरा का पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि अनुमान जो आरबीआई की तरफ से दिए जाते रहे, जो 0.7% का गैप, बड़ा गैप है इन्फ्लेशन के लिहाज से, जो 6 आपका साल का सबसे बड़ा गैप है, मिसमैच है। तो यहाँ पे अब
दिसंबर में फिर एक मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होने वाली है, जिसको लेकर सर एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट भी है। उनका अनुमान है कि जो है आरबीआई दिसंबर और 2025 पिछली जो बैठक हुई अक्टूबर की, उसमें आरबीआई ने ग्रोथ के अनुमान को भी चेंज किया, महंगाई के अनुमान को भी चेंज किया। और आप समझिए कि अक्टूबर में इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन कहाँ पहुंच गई? जी 0.25% जी पे, जी जी 0.25% पर इन्फ्लेशन, होलसेल इन्फ्लेशन आपकी नेगेटिव जोन में चली एग्जैक्टली गई। सर। फूड इन्फ्लेशन नेगेटिव जोन में तो चली फूड गई। इन्फ्लेशन को लेकर तर्क ये दिया जा रहा है बॉस कि भारत में जो है खाद्य वस्तुओं की जो कीमतें अचानक से जो है गिर गई हैं। नहीं, अचानक से नहीं गिरती। ये तर्क दिया जा रहा है। और अक्टूबर में कहा जा रहा है कि फूड इन्फ्लेशन तो -5% तक चला गया, मतलब पिछले 5 साल के मुकाबले 5% जो है सस्ता है। और उसके पीछे एक और तर्क भी है सर, वो भी मैं बोल दूं फिर उसके बाद। नहीं, तो इस बात को अब आप समझिए, इस बात को रिजर्व बैंक लगातार पहले से कहता आ रहा है कि अच्छा मानसून जो है वो महंगाई को, दर को कम रखने में मददगार साबित होगा। अब मानसून अच्छा है, रिजर्व बैंक को भी पता है। इसके बावजूद अगर आपकी महंगाई के जो फोरकास्ट हैं उसमें बड़े गैप हैं, तो फिर आपका पूरा जो इन्फ्लेशन को प्रेडिक्ट करने का जो मॉडल है वहाँ कुछ ना कुछ खामी है, या रिजर्व बैंक बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव होकर अपनी अप्रोच को रख रहा है इन्फ्लेशन और ग्रोथ दोनों को। सर एक और पेच है जो कहा जा रहा है कि भारत की जो सीपीआई बास्केट है, यानी जो महंगाई मापने वाली जो टोकरी है, उसमें कहा जा रहा है कि 46% जो हिस्सा है वो खाने पीने की चीज़ों को है, और उसमें ही जो गिरावट आ गई, इसलिए जो है महंगाई की जो आपकी जो स्थिति देखने को मिल रही है कि बड़ा निगेटिव आ गई, बहुत कम आ गया। ये भी एक तर्क दिया जा रहा है किस वजह से कम आ गई है। तो इसके पीछे भी कुछ आप कहना चाहेंगे, या कि जिस बास्केट को रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है या नहीं? क्योंकि मैं कई इकोनॉमिस्ट है, जैसे अरुण बाबू से भी मैं बात करता हूँ, तो कहते हैं कि यही सबसे बड़ा फ्लॉस है। नहीं, देखिए, रिटेल इन्फ्लेशन में जो फूड का बास्केट है उसको आप रीस्ट्रक्चर कीजिए, उसको आप और तर्क संगत बनाइए, लेकिन ये तो चीज़ बहुत पहले से है। ये जो बास्केट है इसमें, और फिर जो बात आती है सीजनैलिटी की, वो हर साल का एक फिनोमिना है। जब आपका जैसे जैसे आप विंटर्स की तरफ बढ़ते हैं, सर्दियों के सीजन की तरफ बढ़ते हैं, आपके पास फूड इन्फ्लेशन कम होता है, आपकी खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनकी उपलब्धता बढ़ती है, चाहे दूध हो या आपकी सब्जियां हों या आपके क्रॉप्स हों। आपकी, आप समझिए कि धान की फसल आती है, आपकी तमाम तरह की फसलों का पैदावार होती है, आलू की फसल आती है सर्दियों में, तो वहाँ पे फिर आपकी महंगाई ऑटोमेटिकली कूल डाउन होती है विशाल जी। अब सर एक मॉर्गन और गर्मियों में महंगाई बढ़ती है, ये भी फिनोमेना सबको पता है, देश का बच्चा जानता है। जब तभी गड़बड़ाती हैं सर, जब जो है अप्रत्याशित आपको बारिश देखने को मिला हो। हाँ, देखिए, ज़्यादातर जो महंगाई बढ़ने का रीजन, अगर फूड को हम पर्टिकुलरली देखें तो जो पोटैटो और टमाटो और ओनियन है, टॉप हाँ, यहाँ पे ऐसा होता है कि अचानक से प्राइस हाइक होते हैं, अचानक से बढ़ते हैं। उसमें सरकार के पास फिर ऑप्शन होता है कि साहब वो एक्सपोर्ट को लिमिट कर देती है। एग्जैक्टली। सर एक मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, उस पर भी लास्ट आपसे कमेंट ले लेते हैं। उन्होंने एक अनुमान जताया है कि दिसंबर वाली जो पॉलिसी है उसमें जो है रेपो रेट में फिर से 0.25% की, यानी 25 बेसिस पॉइंट की कटौती हो सकती है। अगर ऐसा हो जाएगा प्रवीण सर, तो मुझे लगता है कि रेपो रेट जो है 5.25% के आसपास हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि रेट कट की नीड है, या अभी इकॉनमी की कोई ज़रूरत नहीं है? नहीं, मैं देखिए पिछली बार भी जब अक्टूबर की भी मॉनेटरी पॉलिसी आ रही थी, तब भी उससे पहले कई जो अर्थशास्त्री और जो एजेंसियां हैं वो ये कह रही थी कि नहीं साहब, 25 BPS की 25 BPS की कटौती रिजर्व बैंक करने वाला है, होगी, और उसको लेके तमाम तर्क। और तब भी मैं ये बात कह रहा था कि अभी किसी तरह के रेट कट की गुंजाइश बहुत कम है, बहुत हेडरूम बहुत है आरबीआई के पास कि रेट कट कर ले, लेकिन अभी आरबीआई किसी तरह के रेट कट का फैसला लेगा नहीं। दो बहुत बड़े फैक्टर हैं उसके पीछे, जिनको लेके ये प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि शायद रेट कट अभी भी आरबीआई नहीं करेगा। क्यों? एक महंगाई काबू में इस वजह से। एक तो महंगाई, आप समझिए कि 0.25% के लेवल पे महंगाई है, वो आपका एक ठीक ठाक बहुत 2 से 6% के नीचे चली गई महंगाई, जो आरबीआई का मैंडेट का लेवल है जी। दूसरी चीज, आरबीआई ऑलरेडी 100 BPS की कटौती कर चुका है। अब जो ब्याज दरें हैं आपकी कर्ज की, चाहे अगर होम लोन को आप देखेंगे तो 7-7.5% के आसपास होम लोन आपको मिल रहा है, तो ब्याज दरें कम हैं। 100 BPS की ही कटौती की गई CRR में 4 ट्रेंचेस में जी। उसके जरिए मार्केट में लिक्विडिटी को आरबीआई ने बढ़ाया। तीसरी बड़ी चीज है ग्रोथ की। ग्रोथ को लेके क्या कोई इश्यू पैदा हो रहा है? उसका आंसर है नहीं।
नवंबर को लेके अभी जो अनुमान आ रहे हैं वो ये कहा जा रहा है कि नवंबर में जीएसटी कलेक्शन 2 लाख करोड़ के पार हो सकता है जी। और ये तब होगा जबकि 2 आपके जीएसटी के ब्रैकेट सरकार ने खत्म कर दिए हैं जी। तो और दूसरी तिमाही का जो ग्रोथ का नंबर है वो लगातार ये कहा जा रहा है कि अब 7% के ऊपर ग्रोथ रहेगी। ऐसे में आरबीआई को अभी न तो ग्रोथ देखनी है ना इन्फ्लेशन देखना है जी। और Q2 में कंपनियों के नतीजों में भी सुधार, कंपनियों के नतीजों में सुधार आया है, प्राइवेट केपेक्स पटरी पे आ रहा है। तो अब आरबीआई के पास आराम से ये मौका है कि वो अगली 1-2 क्वार्टर को और देखे, जब ज़रूरत हो। क्रेडिट डिमांड बढ़ ही रही है, क्रेडिट डिमांड अच्छी खासी आपकी 10% के ऊपर रही है जी। तो बैंक आरबीआई डिपॉजिट्स भी अच्छे हैं, बैंक डिपॉजिट भी 9.6% की ग्रोथ दिखाई दी है इस साल। तो आरबीआई के लिए अभी ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है जिसमें कि वो रेट कट का कोई फैसला करे। बहुत शुक्रिया प्रवीण जी आपका, जो तमाम विषय को आपने बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नाइट।